नमस्कार दोस्तों, हिम मैथ स्टडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार हम इस चैनल पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और दो पार्ट इससे पहले हम कर चुके हैं। पार्ट नंबर 3 में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके साथ डिस्कस हम करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें बोला कि एक शर्ट है, उसका मार्क प्राइस जो है वो 1200 है और उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है शॉपकीपर, एक 5% का, एक 15% का। तो आपको बताना है कि डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस बन रहा है वो मार्क प्राइस से कितना ज़्यादा है। ठीक है ना। तो जब आपको मार्क प्राइस दिया है, डिस्काउंट भी दिया है, तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला बनता है आपका? मार्क प्राइस कितना है? 1200 रुपये इंटू 100 माइनस डिस्काउंट। तो 100 माइनस 5% करोगे तो कितना आएगा? ये 95 अपॉन 100 इंटू दूसरे वाला डिस्काउंट 100 माइनस D2, तो 100 माइनस 15 करोगे तो 85 आ जाएगा ये। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है, इस यहाँ से कैलकुलेशन कर लो आप। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। 12 इंटू 95 इंटू 85, इनको मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपके पास ये 96,900 बन जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना आ गया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ फिर कट गई आपकी और आपका जो सेलिंग प्राइस बन गया वो कितना बन गया? 969 रुपीज़। अब उसने बोला है कि मार्क प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से कितना ज़्यादा है। तो मार्क प्राइस आपका 1200 रुपये है, सेलिंग प्राइस आपका 969 आ गया। दोनों का डिफरेंस देख लो आप, तो दोनों का डिफरेंस जो बनेगा वो ₹231 बन जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी। दीवार के डायमेंशंस आपको दे रखे हैं। लेंथ 81 मीटर, 29 मीटर हाइट दे रखी है और थिकनेस 0.8 मीटर दे रखी है दीवार की। और एक ईंट के डायमेंशंस आपको दे रखे हैं 72 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर। आगे उसने बोला है कि सैंड और सीमेंट जो है वो वाल का 40% वॉल्यूम जो है वो क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब 60% वॉल्यूम कौन कवर कर रहा है? ईंटें। ठीक है, तो पहले हम नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स को मैं सिर्फ एन से डिनोट कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आप कैसे निकालोगे? आपके पास दीवार का वॉल्यूम भी है, आपके पास एक ईंट का वॉल्यूम भी है। तो क्या करते हो आप? नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है आपने। तो आपके पास आ जाएगा ये दीवार का वॉल्यूम 81 इंटू 29 इंटू 0.8 को मैं 8 लिख रहा हूँ और डिनोमिनेटर में 10 लगा दे रहा हूँ। अब आप देख रहे हो कि दीवार के जो डायमेंशंस पे वो मीटर में दिए हुए हैं और जो ब्रिक है उसके डायमेंशन सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। तो आप ऐसा करो कि वॉल के डायमेंशन जो है उनको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो आप न्यूमरेटर में क्या करो? 300 लगा लो। ठीक है, 3 मीटर है ना ऊपर, तो आप 300 यहाँ पे लगा लो न्यूमरेटर में। तो जो दीवार है आपकी उसका वॉल्यूम सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में आप लिख लो ये एक ईंट का वॉल्यूम 72 इंटू 50 इंटू 25। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लो आप। तो देखो 25 से ये 100 कटा, यहाँ 4 आया। 50 से ये वाला 100 कटा, यहाँ 2 आया। और 1 जीरो से ये वाली 1 जीरो कट गई। 4 से आप 72 काट लो, यहाँ 18 आ गया। 9 से ये 81 कटा और ये 18 कट गया। और 2 से ये वाला 2 कट गया। तो आपका कुल मिला के बचा क्या? 9 इंटू 29 इंटू 8 इंटू 10। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या आ गई आपके पास? 9 इंटू 29 इंटू 8, 29 इंटू 8 इंटू 10। ठीक है, यही बचा। इनको सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बन जाएगा ये 20,880। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो इतनी लगेंगी। पर हो क्या रहा है कि 40% वॉल्यूम तो सैंड और सीमेंट ही कवर कर रहा है वॉल का। तो इसका मतलब ब्रिक्स कितना कर रही हैं? 60% वॉल्यूम। तो 20,880 का आपको 60% निकालना है, वही आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आएंगी। तो 20,880 का आप 60% निकाल लो, तो 60/100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कट जाएंगी यहाँ से। तो आपके पास ये 2088 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपके पास बनेगा 12,528। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपकी इतनी बन जाएंगी।
तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है ड्यूरिंग ए सेल एक शॉपकीपर क्या कर रहा है, 50% गुड्स जो है वो 45% प्रॉफिट पे बेच रहा है, 30% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स, जो बची हुई गुड्स हैं उसका 30% वो 27% प्रॉफिट पे बेच रहा है, और उसके बाद जो बच रही हैं गुड्स उनको वो 43% के लॉस पे बेच रहा है। ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो x% हो रहा है। तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम टोटल गुड्स जो हैं, यहाँ TG क्या है, टोटल गुड्स, अगर हम टोटल गुड्स जो है वो 100 मान लें तो 45% प्रॉफिट पे वो कितनी गुड्स बेच रहा है, 50%। तो 100 का 50% कितना होगा, 50 होगा। तो जो 50 गुड्स होंगी उनका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, SP1 लिखा मैंने, 50 गुड्स का जो सेलिंग प्राइस आएगा। तो 50 गुड्स का सेलिंग प्राइस क्या आएगा, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पता है आपको, 50 इंटू, अब 50 गुड्स बेचने पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 45% का। तो 100 प्लस प्रॉफिट करोगे तो 100 प्लस 45, 145 अपॉन 100 हो गया। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 5 से ये 10 कटेगा, 2 आ जाएगा, 145 अपॉन 2 करोगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा आपका 72.5। तो ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस फर्स्ट वाला। उसके बाद हम सेलिंग प्राइस सेकंड निकालेंगे। सेलिंग प्राइस सेकंड में नंबर ऑफ गुड्स क्या आएंगी, बोलता है रिमेनिंग गुड्स का 30%। अब 50 गुड्स तो यहाँ पे होंगी, बची कितनी 50, तो 50 का 30% करोगे आप तो 15 आएगा। अब 15 गुड्स को वो बेच रहा है 27% प्रॉफिट पे, तो सेलिंग प्राइस 2 जो है वो कितना बनेगा, 15 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 प्लस 27 तो 127 बनेगा अपॉन 100। इसको जब आप पॉइंट में सोल्व करोगे तो ये आपके पास 19.05 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सेलिंग प्राइस थर्ड निकालेंगे, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ गुड्स कितनी बच रही हैं, देखो यहाँ 50 हो गई, यहाँ 15 हो गई, तो 65 गुड्स तो हो गई, बची कितनी 35 बची। अब 35 गुड्स जो हैं उनको वो 43% के लॉस पे बेच रहा है, तो 35 गुड्स आ गई इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100 माइनस 43 करोगे तो 57 आएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। डेसिमल में चेंज करोगे तो ये 19.95 आपका बन जाएगा। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या आएगा आपका, सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2 प्लस सेलिंग प्राइस 3। तो यहाँ पे मैं टोटल सेलिंग प्राइस लिख रहा हूँ TSP। तो जब आप इन तीनों को प्लस करोगे 72.5, 19.05 और 19.95, तो टोटल सेलिंग प्राइस जो बनेगा वो बनेगा 111.50। ये बनेगा आपका टोटल सेलिंग प्राइस। अब आप 100 से कंपेयर करो तो 100 से ये कितना ज़्यादा है, 11.50 परसेंटेज में। ठीक है, तो जो x की वैल्यू आपको पूछी हुई है वो क्या आएगी, 11.5। ऑप्शन ए जो है वो सही बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि जो प्योर घी है उसकी कॉस्ट कितनी है, 86 रुपीज़ पर केजी, और वेजिटेबल ऑयल की कॉस्ट कितनी है, 43 रुपीज़ पर केजी। तो एक डिसहोनेस्ट शॉपकीपर क्या कर रहा है, दोनों को मिक्स कर रहा है, प्योर घी और वेजिटेबल को, और जो मिक्सचर बन रहा है उसको वो 80 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है, और बेचने पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 60% का। आपको बताना है कि उसने किस रेशो में दोनों को मिक्स किया होगा। तो इस क्वेश्चन को देखो हम किस मेथड से करेंगे, एलिगेशन मेथड से। तो एलिगेशन मेथड से लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं चीपर वैल्यू को। तो चीपर वैल्यू क्या है यहाँ पे, सस्ता क्या है, तो सस्ता यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल है, उसको हम लेफ्ट साइड लिखेंगे। और महंगा क्या है, महंगा प्योर घी है, प्योर घी को मैं PG लिख रहा हूँ। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल का जो पर केजी का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 43, तो यहाँ 43 लिख दिया मैंने कॉस्ट प्राइस वेजिटेबल ऑयल का पर केजी का। और प्योर घी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 86 पर केजी, तो यहाँ पे मैंने 86 लिख दिया। यहाँ पे आपको क्या लिखना होता है सेंटर में, यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस लिखना होता है मिक्सचर का, पर हमें मिक्सचर का क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस, और साथ में प्रॉफिट दे रखा है। तो क्या हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस हमें निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट,
तो 160 इंटू सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस मिक्सचर का क्या है 80 रुपये पर केजी। तो ये 80 से 160 कटेगा 2 आ जाएगा, 2 से 100 कटेगा यहाँ 50 आ जाएगा। तो जो कॉस्ट प्राइस आ गया आपका मिक्सचर का वो कितना आ गया 50 रुपये पर केजी, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, बस एलिगेशन लगा दो आपका आंसर आ जाएगा। 50 में से 43 माइनस करोगे यहाँ 7 आ जाएगा, और 86 में से 50 माइनस करोगे तो यहाँ आपका 36 आ जाएगा। तो जो आपकी रेशो बनी प्योर घी 7 रेशो और वेजिटेबल ऑयल 36 रेशो। तो आंसर देख लो आप, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका 7:36। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है 2 एम्प्लॉइज हैं, उनकी सैलरीज की रेशो जो है वो 3:4 है। बोलता है यदि पहले एम्प्लॉय की सैलरी में 10% का और दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी में 20% का इंक्रीज अगर कर दिया जाए तो जो उनकी नई सैलरी बनेगी उसकी रेशो क्या होगी। तो देखो, जो उनकी अभी सैलरी है उसकी रेशो क्या है 3:4। तो 3:4 को मैं 300:400 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, ये भी 3:4 ही है, एक ही बात है। ठीक है, अब पहला एम्प्लॉय जो है उसकी सैलरी की रेशो में 10% का इंक्रीज हुआ, तो पहले एम्प्लॉय की सैलरी रेशो में कितनी है 300। तो 300 में अगर आप 10% का इंक्रीज करोगे तो नई सैलरी क्या बनेगी, तो 300 गुना 110/100। तो नई सैलरी क्या बन जाएगी, ये 2 0 से 2 0 आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो नई सैलरी बनेगी कितनी 330। तो यहाँ NS का मतलब क्या है न्यू सैलरी। तो पहले एम्प्लॉय की जो नई सैलरी है 10% इंक्रीज के बाद वो 330 आ गई, और दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है 400, इसमें कितने का इंक्रीज हो रहा है 20% का। तो 400 में जब आप 20% का इंक्रीज करोगे तो 120/100 आ जाएगा। तो नई सैलरी क्या बन जाएगी, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी आपकी, तो नई सैलरी बनेगी कितनी 480। तो दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी कितनी बन गई नए वाली 480। 1 0 से 1 0 यहाँ आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 से ये दोनों टर्में कट जाएंगी, 311:33 और 316:48। तो नई सैलरी की जो रेशो बनेगी वो कितनी बनेगी 11:16। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि रमेश जो है वो 25,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है 2 स्कीम्स में 2 साल के लिए। जो पहले वाली स्कीम है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है पर एनम, और दूसरे वाली स्कीम जो है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% है। आपको बताना है दोनों स्कीम में उसको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा उनका डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम रेशो मेथड से करेंगे। देखो कैसे करेंगे, पहले हम स्कीम 1 की बात करते हैं। स्कीम 1 में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 8%। S1 क्या है यहाँ पे स्कीम 1, तो स्कीम 1 में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। 8% को हम लिखेंगे 8/100। इसको काटेंगे हम 2 से तो ये आ जाएगा 4/50। ठीक है, तो यहाँ पे 50 जो है वो प्रिंसिपल की रेशो होती है, और 50 + 4 क्या बन जाएगा 54। तो ये किसकी रेशो होती है 54 अमाउंट की 1 साल के बाद। पर यहाँ 2 साल की बात की है उसने, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं हम, अगर 2 साल के लिए उसने बोला है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 50 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2500, और 54 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, तो ये 2916 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कीम सेकंड वाली। तो सेकंड वाली जो स्कीम है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। तो 6% को हम लिखेंगे 6/100। 2 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 3/50। ठीक है, तो प्रिंसिपल की रेशो यहाँ पे कितनी आ गई 50, और अमाउंट की रेशो कितनी आ गई 50 + 3 53। 1 साल के लिए 2 साल के लिए स्क्वायर कर दो, 50 का स्क्वायर 53 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर करोगे तो ये 2500, और 53 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा आपके पास 2809। तो देखो पहले वाली स्कीम जो है
उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की रेशो कितनी बन रही है। तो 2916 में से 2500 आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास 416। तो पहले वाली स्कीम में कंपाउंड इंटरेस्ट की रेशो कितनी बन गई 416 और दूसरी वाली स्कीम में कंपाउंड इंटरेस्ट की रेशो क्या बन जाएगी। तो 2809 में से 2500 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 309। तो आपको दोनों स्कीम्स में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है उनके बीच का डिफरेंस ही तो निकालना है। तो रेशो में देख लो ना आप कि दोनों स्कीम में जो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है उनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो पहली स्कीम में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो रेशो में 416 बन रहा है और दूसरी स्कीम में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 309 बन रहा है रेशो में। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया। तो 416 में से 309 माइनस करोगे तो कितना आएगा 107। तो ये 107 रेशो की वैल्यू ही आपको निकालनी है यहाँ पे। प्रिंसिपल की रेशो आपके पास कितनी है 2500 और एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना दे के रखा है 25,000 रुपया। तो इसका मतलब 2500 रेशो की वैल्यू कितनी है 25,000 रुपये। ठीक है, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10 रुपये। ठीक है, ये कट जाएंगे आपके 10 से तो एक रेशो की वैल्यू 10 रुपये। आपको कितने रेशो की वैल्यू निकालनी है 107 रेशो की वैल्यू। तो एक रेशो की वैल्यू 10 रुपये है 107 रेशो की वैल्यू क्या आएगी 10 गुना 107 तो कितना बनेगा 1070। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक टैक्सी स्टैंड से दो कैब 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 मिनट के गैप पर चलना शुरू करती हैं। दोनों कैब एक ही दिशा में जा रही हैं। एक आदमी जो कि टैक्सी स्टैंड की तरफ उल्टी दिशा से आ रहा है वह कैब से 10 मिनट के गैप पर मिलता है। मतलब उसको एक कैब मिल गई 10 मिनट के बाद उसको दूसरी कैब मिलती है। तो आपको आदमी की स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। तो देखो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ये हमने पॉइंट ओ ले लिया जो कि क्या है टैक्सी स्टैंड है। तो यहाँ से कैब C1 ने चलना शुरू किया और चलते चलते ये पॉइंट ए पर पहुंच गई कितने मिनट में 12 मिनट में। ठीक है, और पॉइंट ए पे एक आदमी मिल गया कैब C1 को जो कि स्टेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जब कैब 1 जो है वो पॉइंट ए पे पहुंच गई 12 मिनट के बाद तो उसी टाइम टैक्सी स्टैंड ओ से एक दूसरी कैब C2। तो पहले वाली कैब 12 मिनट के बाद पॉइंट ए पे जैसे ही पहुंची तो टैक्सी स्टैंड से दूसरी वाली कैब ने चलना शुरू कर दिया। और क्योंकि ये आदमी भी टैक्सी स्टैंड की तरफ ही आ रहा है, दूसरे वाली कैब जो है वो आदमी को मिल रही है मान लो ये पॉइंट बी पर। और कितने टाइम के बाद 10 मिनट के बाद। ये क्वेश्चन में बोला है ना कि आदमी को जो कैब मिल रही हैं वो 10 मिनट के इंटरवल पे मिल रही हैं। ठीक है, तो आदमी जो है पॉइंट ए से बी तक पहुंच गया 10 मिनट में। और मान लो पॉइंट ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है डी। अब पॉइंट बी जो है कि एक्चुअल में ये मीटिंग पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे आदमी को क्या मिल रही है दूसरे वाली कैब मिल रही है। तो बी पॉइंट जो है वो क्या है हमारा मीटिंग पॉइंट। ठीक है ना। अब कैब 2 जो है उसको ओ से ए तक जाने में कितना टाइम लगेगा 12 मिनट ही लगेंगे क्योंकि कैब 1 जो है उसको भी 12 मिनट लगे हैं, कैब 2 को भी ओ से ए तक पहुंचने में 12 मिनट लगेंगे क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है सेम है। ए से बी तक 10 मिनट तो हो चुके हैं आदमी को चलते हुए। इसका मतलब कैब ने बी से ए तक पहुंचने में कितने मिनट लेने हैं 2 मिनट ही तो लेने हैं क्योंकि कैब को ओ से ए तक कितने टाइम में पहुंचना है 12 मिनट में पहुंचना है। तो 10 मिनट तो उसने लगा दिए ओ से बी तक पहुंचने में क्योंकि 10 मिनट आदमी भी चल रहा है ए से बी तक। तो बी से ए तक जो कैब 2 पहुंचेगी वो कितने मिनट में पहुंचेगी 2 मिनट में। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे आदमी को ए से बी तक डिस्टेंस डी कवर करना है 10 मिनट में और जो कैब 2 है उसको बी से ए तक डिस्टेंस कवर करना है 2 मिनट में। डिस्टेंस सेम है यहाँ पे। तो यही इस क्वेश्चन का की फैक्टर है कि डिस्टेंस क्या है सेम है।
तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन, DM लिख रहा हूं, फ्रॉम A टू B। ये सेम है आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय कैव 2 फ्रॉम B टू A। ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो आदमी की स्पीड तो आपको पता नहीं है, x मान लो, इनटू टाइम, A से B तक पहुंचने में आदमी कितना टाइम ले रहा है, 10 मिनट। तो मिनट को आवर्स में चेंज कर लो, 10/60 कर लो, इक्वल टू कैव 2 को डिस्टेंस ट्रेवल करना है B से A, डिस्टेंस उसको भी D ट्रेवल करना है, कितने मिनट में, 2 मिनट में। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, तो कैव 2 की स्पीड क्या है, 57, और कितने टाइम में पहुंचना उसको A पॉइंट पे, 2 मिनट में। मिनट को भी यहां भी आवर्स में चेंज कर लो आप। ठीक है, बस ये 60 से 60 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। लेफ्ट साइड में आपका क्या बचा, 10x, और राइट साइड में क्या आ गया, 57 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 114। ठीक है, x की वैल्यू आपको निकालनी है, कितनी आ जाएगी, 114/10, 11.4। ठीक है, तो जो आदमी की स्पीड होगी वो कितनी होगी, 11.4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आपका सही हो जाना है। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।